बहुत ज़रूरी होता है कि जिस भी म्यूचुअल फंड में आप निवेश करें उस फंड को आप ट्रैक करें, और जब आप ट्रैक करते हैं किसी फंड को तो उसमें बहुत सारी बातें आती हैं जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए। लेकिन एक चीज़ जो होती है वो ये है कि कौन सा फंड मैनेजर उस फंड को संभाल रहा है, क्योंकि ये वही फंड मैनेजर है जो आपकी मेहनत की कमाई यानी आपका निवेश बाजार में लगाता है और आपको मुनाफा कमा कर देता है। तो आज हर सोमवार की तरह हम एक बेहद खास फंड लेकर आए हैं और मिलवाएंगे आपको उनके फंड मैनेजर से भी। आज हम बात करने वाले हैं कोटक के ESG फंड की, और हर्ष उपाध्याय CIO इक्विटी कोटक AM से हमारे साथ जुड़ गए हैं। हर्ष, स्वागत है आपका हर्ष हमारी इस बेहद खास पेशकश में। और हालांकि हमारा फोकस ESG फंड पर होगा, लेकिन क्योंकि आप हमारे साथ हैं तो चर्चा की शुरुआत बाजार की चाल के साथ ही करनी चाहिए, क्योंकि अब तिमाही नतीजों का भी एक समय है। इस हफ्ते हम देख रहे हैं कि शुरुआत हो जाएगी। किस तरह से आपको बाजार की रूपरेखा अभी स्टॉक स्पेसिफिक या सेक्टर स्पेसिफिक तय होती हुई दिखाई दे रही है? देखिए, पहली बात तो यह है कि करीब 6 क्वार्टर से जो मार्केट का मूवमेंट है वो बहुत नैरो रहा है और एक रेंज के अंदर मार्केट ऊपर नीचे हो रहा है। तो उस हिसाब से वैल्यूएशन काफी हद तक करेक्ट हो चुके हैं, क्योंकि 18 महीने के जो प्रॉफिट्स हैं वो प्रॉफिटेबिलिटी पूल में ऐड हो चुके हैं। तो अक्टूबर 2021 में मार्केट का वैल्यूएशन जो था, अगर आप प्राइस टू अर्निंग्स मल्टीपल के हिसाब से बात करते हैं तो करीब करीब 24 टाइम्स थे, और आज के दिन में यही वैल्यूएशन 17.5 टाइम्स हो गए हैं। तो उस हिसाब से मार्केट में जो वैल्यूएशन रिस्क था वो काफी हद तक कम हो चुका है। और अगर आप अगले तिमाही का नतीजों के बारे में बात करते हैं तो ये करीब करीब लो डबल डिजिट से मिड टीन्स तक हो सकता है ईयर ऑन ईयर ग्रोथ। और जितना स्ट्रांग रहेगा उस हिसाब से मार्केट का डायरेक्शन भी शायद डिसाइड होगा। अगर ये नतीजे पिछले जो 3 तिमाही नतीजों के हिसाब से अगर 10, 11, 12% के आसपास आते हैं तो शायद मार्केट फिर कुछ और समय के लिए रेंज बाउंड रह सकता है। लेकिन यहाँ से बहुत ज्यादा पैसा खोने का आशंका नहीं है, तो ये मार्केट में जरूर इन्वेस्ट करना चाहिए। हो सकता है कि भले और 3 महीने 6 महीने रेंज बाउंड मार्केट चल सके। हर्षा, अब RBI के इस रेट पॉज की अगर मैं बात करूं, इसको आप कैसे देखते हैं? क्योंकि ऐसा नहीं है जो डेटा US से निकल कर आ रहा है, क्योंकि काफ़ी कुछ देखिए US और विदेशी बाज़ारों में एक जो ट्रैजेक्टरी है उसको ध्यान में रखते हुए भी हमें हमारी पेस डिसाइड करनी होगी, और इसी को मद्देनज़र हमने देखा कि RBI ने हालांकि पॉज लिया है, लेकिन ये भी कहा है कि ये पॉज ऐसा नहीं है जो लगातार रिपीट होगा। विदेशी बाज़ारों और उनकी डेवलपमेंट्स पर नज़र रहेगी और उसके मुताबिक जो है यहाँ भी कदम उठाए जाएंगे। हालांकि जो पॉज लिया हुआ है उसे आप कैसे देखते हैं, खासतौर से इस संदर्भ में, क्योंकि जो तमाम डेटा जो US से हम आता हुआ देख रहे हैं वो कहीं भी इस ओर इशारा नहीं कर रहा है कि महंगाई किसी भी तरह से कूल डाउन हो जाएगी या ऐसा कोई समय आएगा जहां पर वहां पर हम ब्याज दरों में पॉज देखेंगे। तो इस पूरे समीकरण को अगर मैं समझना चाहूँ आपसे तो आप कैसे समझाएंगे? देखिए, जो विश्व में चल रहा है या US इकोनॉमी में चल रहा है और भारतीय जो अर्थव्यवस्था में चल रहा है, ये काफी हद तक डिफरेंट सिनेरियोज हैं। अगर हमारे इन्फ्लेशन देखते हैं तो इसका एक्सपेक्टेशन है कि करीब करीब 5 से 5.5% तक नीचे आ जाएंगे सेकेंड हाफ फाइनेंशियल ईयर 24 में। और आज के दिन में रेपो रेट आप देखेंगे तो 6.5% है। तो उस हिसाब से जैसे जैसे हम सेकेंड हाफ 2024 में पहुंचते हैं फाइनेंशियल ईयर, तो एक तरह से पॉजिटिव रियल रेट रहेगा, जो हम समझते हैं कि एक हद तक ठीक ठाक रियल रेट पॉजिटिव रियल रेट रहेगा, और यहाँ से शायद ही आपको इंटरेस्ट रेट का कोई मूवमेंट बहुत ज्यादा दिखेगा। लेकिन अगर आप विश्व के दूसरे अर्थव्यवस्था के बारे में बात करते हैं तो वहाँ पे अभी भी बहुत बड़ा नेगेटिव रियल रेट है, क्योंकि यही सब इकोनॉमीज थे जो कोविड के चलते हुए और बीच उससे पहले भी जब भी फाइनेंशियल क्राइसिस से बाहर आए थे तो 0% तक करीब करीब पहुंच गए थे ब्याज दर को देख। तो वहां से उनको जो रिकैलिब्रेट करना है वो ज्यादा मुश्किल है। इंडियन इकोनॉमी में इतने सारे मुश्किल नहीं दिखाई देंगे, ये हमारा मानना है। और उसी हिसाब से आप देखेंगे भी तो इंडियन मार्केट्स भले बहुत ज्यादा रिटर्न्स नहीं दिए पिछले 18 महीने में, लेकिन विश्व के कंपैरिजन में अगर आप देखते हैं तो रिलेटिवली बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा। तो वही आगे भी उम्मीद है।
चलिए हर्षा, अब क्योंकि हम कोटक के ईएसजी अपॉर्चुनिटी फ़ंड के बारे में बात करने वाले हैं, लेकिन फ़ंड की बारीकी में मैं जाऊं उससे पहले दर्शकों को बताना बहुत ज़रूरी है कि आखिर ईएसजी फंड्स होते क्या हैं, ये कैटेगरी क्या है? देखिए, एक ईएसजी फंड इक्विटी फंड है जहाँ पे मिनिमम 80% जो इन्वेस्टमेंट्स होते हैं वो ईएसजी थीम पे होते हैं। तो ईएसजी थीम का अगर संक्षिप्त में बताऊं तो एनवायरमेंटल, सोशल और गवर्नेंस फैक्टर्स पे निर्भर करता है, ईएस और जी फैक्टर्स। यानी कि जो कंपनीज ईएसजी फैक्टर्स पे अच्छे रेटिंग्स पाते हैं उन कंपनीज पे ज्यादा निवेश का ध्यान रहता है। ऐसा नहीं है कि बिजनेस और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एक तरह से बैक सीट लेते हैं, वो ऐसा नहीं है। हर एक फंड में जब भी इन्वेस्टमेंट्स होते हैं तो बिजनेस और फाइनेंशियल नंबर्स को तो एनालाइज करते ही हैं, लेकिन ईएसजी फंड्स में उसके अलावा भी ये 3 फैक्टर्स पे काफी फोकस रहता है, एनवायरमेंटल फैक्टर्स, सोशल फैक्टर्स और गवर्नेंस फैक्टर्स। और जो कंपनीज एक तरह से ईएसजी रेटिंग्स पे बेहतर दिखेंगे और फंडामेंटल्स के हिसाब से भी अट्रैक्टिव रहेंगे, उस सारे कंपनीज में ज्यादातर इन्वेस्टमेंट्स ईएसजी फंड के अंदर। इस थीम के तहत क्योंकि ये एक थीमेटिक कैटेगरी का फ़ंड है और लोगों में इसको लेकर दिलचस्पी है, हालांकि किस तरह के ये फ़ंड होते हैं, कहाँ निवेश करते हैं, हर्षा, इसको लेकर जागरूकता की कमी है। तो मुझे बताएं कि किस तरह अक्रॉस मार्केट कैप्स आप पैसे लगाते हैं, किस तरह की कंपनियों को आप चुनाव करते हैं। सेबी की कुछ गाइडलाइंस भी आई है जहाँ पर थोड़ी सी और पारदर्शिता और एक रूपता लाने की कोशिश की गई है। उन गाइडलाइंस को समझाते हुए मुझे बताइए कि आपका फ़ंड का एक्सपोजर कहाँ कहाँ पर है, किस तरह से है अक्रॉस मार्केट कैप्स? देखिए, इसमें सेबी का कोई डायरेक्शन नहीं है कैपिटलाइजेशन एलोकेशन कितना होना चाहिए करके। ये एक तरह से आप देख सकते हैं फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के जो फंड्स होते हैं उसी हिसाब से ऊपर नीचे मिड एंड स्मॉल कैप और लार्ज कैप में मूवमेंट हो सकता है। लेकिन जो ईएसजी टीम में मिनिमम 80% जो इन्वेस्ट होना है वो तो होना ही रहेगा, तो एक अलग सा मैंडेट है। अगर हमारे फंड को आज के दिन पे देखेंगे तो करीब 80% जो इन्वेस्टमेंट्स है वो लार्ज कैप में है और बाकी मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स में है। इसमें जरूर काफी सारे बदलाव होते आ रहे हैं, लेकिन अभी अक्टूबर 1 2022 से एक सेबी का निर्णय आया है, तो उस हिसाब से अगर हमें अभी से कोई नया इन्वेस्टमेंट करना है तो उस कंपनी अगर बीआरएसआर रिपोर्ट बनाई है तो बीआरएसआर रिपोर्ट का एक्सप्लेनेशन ये है कि बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी और सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट, ये एनुअल रिपोर्ट का एक पार्ट होता है। अगर कोई कंपनी इस रिपोर्ट को पब्लिश किया है तो उसी कंपनीज में हम एवेल्युएट कर सकते हैं और इन्वेस्ट कर सकते हैं। आज के दिन में भारत में करीब करीब 190 कंपनियां हैं जो बीआरएसआर रिपोर्ट पब्लिश किए हैं और ये नंबर बढ़ते जाएगा, क्योंकि इस साल का जो फाइनेंशियल ईयर 23 का जो एनुअल रिपोर्ट्स आएंगे उसमें मिनिमम जो 1000 कंपनी हैं उनके बीआरएसआर रिपोर्ट मिलेंगे। तो उस हिसाब से ये यूनिवर्स बढ़ता जाएगा और इन्वेस्टमेंट्स का ऑप्शंस भी बढ़ते जाएंगे। इसके अलावा भी काफी सारे सेबी के गाइडलाइंस आए, ये सब एक ही दिशा में काम कर रहे हैं, जहाँ पे जो ट्रांसपेरेंसी बोलते हैं उसका ज्यादातर लोगों को दिखाई दे, और जो ईएसजी फंड होना चाहिए जो नॉर्मल फंड से ज्यादातर ईएसजी इश्यूज पे जो फोकस करना चाहिए वो सबके कंट्रोल्स और रेगुलेशंस है, और ये धीरे धीरे टाइम बेस्ड हिसाब से इंक्रीज होते जाएंगे। हर्षा, पोर्टफोलियो एलोकेशन फिलहाल किस तरह से आपने तैयार किया हुआ है? मौजूदा स्थिति आपके पोर्टफोलियो में किन सेक्टर्स में आपका झुकाव है, कितना परसेंट का आपका एलोकेशन है, इसके बारे में कुछ बता पाएंगे? इसमें 2 सेक्टर्स पे ओवरवेट पोजीशन हम चला रहे हैं, बैंकिंग और ऑटोमोबाइल कंपनीज के जो दो क्षेत्रों में, और यही 2 क्षेत्र हैं जहाँ पे हमें लगता है कि अर्निंग्स ग्रोथ जो अगले 1-2 साल का दिखते हैं तो मार्केट एवरेज से भी बेहतर रहेगा और वैल्यूएशंस भी इतने महंगे नहीं हैं, और उस हिसाब से हम अगर आप ईएसजी फैक्टर्स को भी देखते हैं तो ये दोनों सेक्टर्स में काफी सारे ऐसे कंपनीज हैं जो ईएसजी रेटिंग्स के हिसाब से भी काफी अच्छे रेटिंग्स पाए हैं। तो ओवरऑल ये 2 सेक्टर्स में हमारा ओवरवेट पोजीशनिंग है, करीब 45% के आसपास ये दोनों सेक्टर्स में निवेश हुआ है आज के दिन।
आपकी जो इन्वेस्टमेंट स्टाइल है वो किस तरह की स्टाइल है? ग्रोथ ओरिएंटेड, वैल्यू ओरिएंटेड? क्या इस तरह के स्टाइल्स को ईएसजी फंड्स में भी अमल में लाया जा सकता है? बिल्कुल, इसमें कोई भी इन्वेस्टमेंट स्टाइल इन्वेस्टमेंट मैनेजर यूज कर सकते हैं। सिर्फ एक ही मैंडेट है कि जो इन्वेस्टमेंट्स होते हैं उसके 80% जो कॉर्पस है वो ईएसजी रेटेड कंपनीज में होना चाहिए, और आगे जाके जो भी इन्वेस्टमेंट हम करेंगे वो बीआरएसआर पब्लिश किए हुए कंपनीज में होना चाहिए। तो ऐसे गाइडलाइंस है। तो इसमें कोई मार्केट कैपिटलाइजेशन का कोई दूसरा रेगुलेशन नहीं है, ना तो कोई सेक्टोरल का लिमिट्स है, ना कोई और रिस्ट्रिक्शन। तो सिर्फ यही है कि आपको 80% जो इन्वेस्टमेंट है इस फंड के दौरान जो करते हैं वो ईएसजी थीम पे होना चाहिए। बस एक ही एक मैंडेट। हर्षा, ये बताएं, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्टिव पैसिव को लेकर डिबेट रहता है। अब क्योंकि हम एक तो ऐसी बहुत नीश कैटेगरी की बात कर रहे हैं जिसको लेकर जागरूकता की कमी है, लेकिन अगर ईएसजी फंड्स में मैं पैसिव वे से इन्वेस्ट करना चाहूँ, पैसिव तरीके से इन्वेस्ट करना चाहूँ, तो मैं कमाई का कितना मौका छोड़ रही हूँ अगर मैं एक्टिव को मिस कर रही हूँ यहाँ पर? तो देखिए, वो तो आप अगर भारत के इक्विटी म्यूचुअल फंड क्षेत्र को देखते हैं तो क्लियरली आपको दिखाई देता है कि एक्टिव फंड्स कोई भी थीम पे हो या डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड्स हो, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम काफी सारा आउट परफॉर्मेंस ला चुके हैं। तो उस हिसाब से अगर आप एक्टिव फंड पे भरोसा रखते हैं तो अगर आप पिछला जो ट्रैक रिकॉर्ड देखते हैं उस हिसाब से तो आपको बेहतर रिटर्न्स ही मिलना चाहिए, लेकिन कोई गारंटी नहीं। पैसिव फंड्स का ये एक अच्छा फैक्टर है कि वो सिर्फ रिप्लिकेशन करते हैं इंडेक्स को। तो यानी कि अगर वो निफ्टी का ईटीएफ है तो निफ्टी का रिप्लिकेशन हो जाएगा, अगर ईएसजी फंड है तो निफ्टी ईएसजी जो इंडेक्स है उसका बेंचमार्क है उसका रिप्लिकेशन हो जाएगा। तो उस हिसाब से कोई फंड मैनेजर या फंड हाउस का कोई एडिशनल रिस्क नहीं रहेगा। जैसे जैसे इंडेक्स ऊपर नीचे मूव होगा उस हिसाब से फंड के एनएवी भी ऊपर नीचे होगा। इसमें कोई आउट परफॉर्मेंस की कोई गुंजाइश नहीं, क्योंकि सिर्फ आप रिप्लिकेट कर रहे हैं। तो अगर आप कॉस्ट को भी जोड़ देते हैं, जो मैनेजमेंट कॉस्ट है, तो आपको इंडेक्स से थोड़ा कम परफॉर्मेंस आपको मिलेगा। लेकिन अगर आप एक्टिव फंड्स में आते हैं, भले वो डाइवर्सिफाइड फंड्स हो या एक्टिव ईएसजी फंड्स हो, ये तो एक मौका तो है कि आप इंडेक्स को बीट कर सकते हैं अगर फंड मैनेजर का कॉल ठीक गया है और निवेश अच्छी कंपनीज में हुए तो वहाँ पे एक आउट परफॉर्मेंस आने का चांस है। हर्षा, एक सवाल जो मेरे दिमाग में आ रहा है आपकी बातें सुनते सुनते, तो ये जो सस्टेनेबल कैटेगरी है इसने पिछले कुछ समय में कैसे परफॉर्म किया है? और जो नॉर्मल कैटेगरीज हम अक्सर देखते आते हैं जिसमें लोग निवेश भी करते हैं, जिनको समझते भी हैं, उनके मुकाबले क्या ये कैटेगरी बेहतर परफॉर्म करती है? किस तरह से अलग होगी ये कैटेगरी? क्योंकि आपका जो पूल है ऑफ इन्वेस्टमेंट वो देखा जाए तो काफ़ी छोटा है, जिसकी वजह से हो सकता है कि कॉन्सेंट्रेटेड होने की वजह से थोड़ा सा आपका रिस्क फैक्टर अगर समझ नहीं हो निवेशक को तो शायद बढ़ जाए। समझाएंगे कैसे आप इसको? कविता, देखिए, कोई भी अगर आप थीम को देखते हैं तो एक ऐसा फेज आएगा जहाँ पे वो थीम डाइवर्सिफाइड फंड कैटेगरी से बेहतर करेगा, और एक फेज ऐसा भी आएगा जहाँ पे वो अंडर परफॉर्म कर सकता है। तो वही ईएसजी थीम कैटेगरी में भी वही लागू रहेगा। तो कुछ समय के लिए ये हो सकता है कि ईएसजी फंड्स अंडर परफॉर्म करे और कुछ और समय के लिए आउट परफॉर्म करे डाइवर्सिफाइड कैटेगरी को। तो इसे ऐसा नहीं देखना चाहिए कि अगले 6 महीने क्या डाइवर्सिफाइड फंड्स बेहतर करेंगे कि ईएसजी फंड्स बेहतर करेंगे। तो हमारा सोच तो यही रहना चाहिए कि अगर हम इन्वेस्ट कर रहे हैं पैसा कमाने के लिए, तो उसके साथ साथ हमें अपने प्लैनेट के लिए, अपने नेक्स्ट जनरेशन के लिए भी कुछ सोचना चाहिए। और ईएसजी फंड्स एक तरह से कंपनीज को नज करते हैं कि एनवायरनमेंट को ठीक तरह से मेंटेन करे, सोशल जो फैब्रिक है उसको अच्छा बना के रखे, और गवर्नेंस भी अच्छे हो। तो ये सब जो है ये एक तरह से ये भी है कि आप सिर्फ इन्वेस्टमेंट और रिटर्न्स के बारे में नहीं सोच रहे, बट बल्कि प्लैनेट के लिए, नेक्स्ट जनरेशन के लिए जो अच्छा होना चाहिए उसके बारे में भी सोच रहे हैं। तो ये दोनों को अगर आप देख के इन्वेस्ट करते हैं तो जरूर ईएसजी इन्वेस्टमेंट एक अच्छा। बिल्कुल। अब क्योंकि ये एक इवॉल्विंग थीम है, इसीलिए बहुत ज़रूरी है निवेशकों को कुछ बातें समझना
जिनका अधिकतर जिक्र हो चुका है इस चर्चा में। लेकिन मैं फिर भी रिटर्न के लिहाज से एक सवाल पूछना चाहती हूँ। ठीक है, हम हर्षा ये समझ गए कि आपकी लंबी अवधि का नज़रिया होना चाहिए, उस फंड की क्या वैल्यू है, क्या फ़िलॉसफी है, उस पर आपको थोड़ा सा गौर देना चाहिए। लेकिन मैं जानती हूँ आप शायद इसका जवाब पूरी तरह से ना दें मुझे, लेकिन रिटर्न्स के लिहाज से कितनी उम्मीद हमको लगानी चाहिए जिस तरह से हम बाकी, बिकॉज ये एक थीम बेस्ड फंड है, हम इसकी तुलना किस कैटेगरी के साथ करें और क्या बाकी फाइनेंशियल या बाकी तरह के फंड्स जो हम देखते हैं उनकी तुलना में क्या हमें इसमें रिटर्न मिलेगा? देखिए, इसमें कोई इंडिकेटिव रिटर्न्स देना तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन ज़रूर इतना बोल सकता हूँ कि यही ये जो इसमें जो इन्वेस्ट करते हैं उसमें तो हम फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, बिजनेस परफॉर्मेंस तो कंपेयर करते ही हैं, एवेल्युएट करते ही हैं, जो आप बाकी इक्विटी फंड्स में भी देखते ही हैं। तो यानी कि वो जो फैक्टर है जिस हिसाब से पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट होता है वो तो इसमें भी वही सब है। इसमें क्या एडिशनल है वो ये है कि आप ईएसजी फैक्टर्स के ऊपर भी काफी ध्यान रखते हैं। तो इसका मतलब है अगर कोई कंपनी में कॉर्पोरेट गवर्नेंस ठीक नहीं है तो शायद वो कंपनी इस पोर्टफोलियो के अंदर प्लेस नहीं बना पाएगा, या कोई कंपनी है जो एनवायरनमेंट को इतने अच्छे तरह से मैनेज नहीं कर रहे हैं तो उनका भी शायद इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं होगा। यानी कि जो भी रेड फ्लैग्स हो सकते हैं आगे के दिन में कोई भी रिस्क फैक्टर के वजह से, जैसे कि मैनेजमेंट गवर्नेंस या एनवायरमेंटल फैक्टर या कोई सोशल फैक्टर, वो ज्यादातर उस टाइप के जो रेड फ्लैग स्टॉक्स रहते हैं वो शायद इस फंड के अंदर आएंगे ही। तो उस हिसाब से जब भी मार्केट वोलेटाइल रहेगा या कुछ नेगेटिव डेवलपमेंट रहेगा तो इस फंड में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि शायद वोलेटिलिटी साइड में कम रहे। और अगर आपका पोर्टफोलियो अच्छा बना है तो बाकी इक्विटी फंड की तरह रिटर्न भी देना चाहिए। तो यानी कि इसमें थोड़ा रिस्क हिसाब से बाकी डाइवर्सिफाइड कैटेगरी से कम रहे। चलिए, तो ESG कैटेगरी एक इवॉल्विंग थीम जिस पर निवेशकों को थीमेटिक एक्सपोजर के लिहाज से नज़र बनाए रखनी चाहिए। लेकिन जैसा कि हमेशा हम कहते हैं हमारे दर्शकों को, निवेशकों को, कि उससे पहले आपका जो एक कोर पोर्टफोलियो है वो तैयार हो जाना चाहिए। आप उतने ऐसे जानकार हो जाने चाहिए कि आपको ये समझ में आ जाए कि थीमेटिक फंड को अपने पोर्टफोलियो में कब शामिल करना है। बहुत बहुत धन्यवाद हर्षा उपाध्याय, आपने समय निकाला और इतनी बारीकी से जानकारी दी हमारे दर्शकों को। हम शो